Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, we begin with the headlines. GST collection increases to 1,43,000 crore rupees for August. Sensex and Nifty decline more than 1%. Rupee weakens 10 paise against the US dollar. And Brent crude price falls to trade around $94 per barrel. अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से अधिक की गिरावट में रहे। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत कम होकर $94 प्रति बैरल के करीब आ गई। लेते हैं आज की पहली खबर। इस वर्ष अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1,43,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल के इसी महीने में ये राशि 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस वर्ष अगस्त में सीजीएसटी 24,000 करोड़ रुपए से अधिक, एसजीएसटी लगभग 31,000 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 77,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुआ। इस अवधि में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक उपकर भी एकत्रित हुआ। अगस्त में वस्तुओं के आयात से राजस्व की वसूली 57% से अधिक हुई है, जबकि सेवाओं के आयात सहित घरेलू लेन देन से राजस्व की वसूली पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 19% अधिक हुई है। लगातार 6 महीने में मासिक जीएसटी के राजस्व की वसूली 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रही है। जीएसटी परिषद के विभिन्न उपायों और आर्थिक मजबूती से ऐसा संभव हो पाया है। और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू। उदयन, आज जो ये जीएसटी कलेक्शंस के लेटेस्ट फिगर्स आए हैं अगस्त के 1,44,000 को क्रॉस कर गया है, 1,43,000 रादर क्रॉस कर गया है और ये लगातार छठा महीना है जब 1,40,000 के एक साइकोलॉजिकल फिगर को क्रॉस किया है जीएसटी कलेक्शंस ने। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? ये कितना एक कहें कि ठोस सूचक है हमारे इकोनॉमिक रिबाउंड का? बिल्कुल ठोस सूचक है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर है, इनफैक्ट ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से भी फॉर्मल सेक्टर काफी एक्टिविटीज आ गई हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो हमारा रीओपनिंग का जो हिसाब किताब था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब डिसरप्शन जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा और हल्के हल्के बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी में जो नॉर्मल जो गतिविधियां हैं वो चालू है। और फॉर्मलाइजेशन की जो बात होती है हमेशा कि इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइज करना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी आपको लगता है कि प्रगति हुई है जिसके बल पर हम ये फिगर्स देख रहे हैं? बिल्कुल, वो तो हुई ही है और उसका होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकारी जो नीतियां हैं उनको अगर इफेक्टिव होना है, कारगर होना है, तो फॉर्मुलाइज इकोनॉमी में आपके पास आंकड़े होते हैं, आपको रुझान दिखते हैं, उस हिसाब से आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं, आप उस हिसाब से दिशा दे सकते हैं। तो काफी कुछ उसके इंफॉर्मेशन आपके पास, सूचनाएं आपको मिल जाती हैं, आंकड़े आपके पास होते हैं। तो ये
फॉर्मलाइजेशन जो है आपको रियल टाइम आपको आइडिया देता है, रियल टाइम आप नीतियों को निर्धारित करके बिजनेस की मदद कर सकते हैं, राष्ट्र के हित में आप काम कर सकते हैं। Within this increase in the GST collection, does it also reflect that there is a greater compliance now? Does it reflect that the systems have become more smooth? Because although it was started by Mr. Arun Jaitley, we've had many meetings by the current finance minister, Ms. Nirmala Sitharaman, and the meetings are still continuing, and they're trying to iron out any creases. Does it also reflect that the system has become smooth? Increasing figures may or may not indicate that. Then we'll have to see the distribution. Mm-hmm. For instance, our smaller enterprises, how many new GST payers have come in? What is the kind of tax payment that's happening? I'm sure that could have happened. There's no doubt in my mind. But the question is, my sense is that a lot of the rebound that happens, it happens with larger and stronger players, larger companies, larger players in a particular field. So it probably indicates that maybe if you go and see a distribution across GST payers, maybe you might start getting more interesting insights. So yes, compliance intuitively, one can say yes, it could have obviously happened. Mm-hmm. And there's been so many other things that have been happening, like the Ministry of Corporate Affairs has been working pretty hard in ensuring really bona fide sort of businesses are there, and all zombie kind of companies or fictitious companies are eliminated, weeded out. So it's part of the much larger effort that has gone in cleaning up the system and formalizing the system. So there's a genuine business is doing, raising invoices, getting payments, in a genuine sort of a way. So all in a formalized way. So all this is happening side by side. उदित, कल फिस्कल डेफिसिट्स के फिगर्स आए थे। अप्रैल टू जुलाई 20.5% ऑफ टारगेट पर हम हैं, और इनके बेसिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग मीट कर लेंगे मौजूदा वित्त वर्ष में। इनफैक्ट जुलाई में पहला फिस्कल सरप्लस हुआ पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद का। आपको लगता है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स है ये भी एक आशा और पूरा विश्वास जगाती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेटेड रेंज में ही रहेगा? जी, वो तो बिल्कुल ही रहता है, और वो फिस्कल डेफिसिट में ध्यान देने की खास जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मुद्रास्फीति पे प्रेशर पड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। और क्योंकि वैश्विक कंडीशंस ऐसे हैं कि रुपए के ऊपर डॉलर रुपए का जो एक्सचेंज रेट है उसमें दबाव रुपए के ऊपर कुछ महीनों तक जरूर बना रहेगा। तो फिस्कल डेफिसिट का अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो रुपए के ऊपर दबाव और बढ़ सकता है। तो इस वजह से वो एक और कारण बन जाता है कि आप उसके ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखें और उसको कंट्रोल में रखें। जी, अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का और फिर चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक की गिरावट में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बीच ये गिरावट आई। सेंसेक्स 58,800 के नीचे और निफ्टी 17,550 के नीचे बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.29% की मंदी से 770 अंक कम होकर 58,767 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.22% की गिरावट से 217 अंक कम होकर 17,543 पर बंद हुआ। हालांकि बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन बेहतर था और दोनों सूचकांक बढ़कर बंद हुए। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.57% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.48% की वृद्धि में रहे। The Sensex and the Nifty today fell more than 1%. Both stock indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex finished below 58,800 level, while the Nifty settled below 17,550 points. The Sensex declined 770 points, or 1.29%, finished at 58,767, while Nifty fell 217 points, or 1.22%, to end at 17,543. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.57% and the small-cap index ended 0.48% up.
In the Sensex pack, 7 companies posted gains, while 23 logged losses. Bajaj Finserv climbed 2.6%, Asian Paints gained 1.6%, and Bharti Airtel rose 0.5%. On the other hand, Reliance tumbled 3%, TCS plunged 2.5%, and Sun Pharma declined 2.4%. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors gained while 13 logged losses. Telecom sector rose 2.2% and realty gained 1.1%. On the other side, energy sector declined 2%, oil and gas index fell 1.8%, and IT ended 1.7% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,873 companies gained while 1,565 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. And, Udayan, hello. Yeah. Udayan, when we look at the Sensex today, it's around 58,000 plus level. I think it's a good sign. Do you believe that? And does it also reflect the fact that despite the fact that US is close to, or one could say that it's having undeclared recession, despite the Ukraine war, despite the slowdown in China, do you think that we are on strong fundamentals of the fact that we are still maintaining around this for the last few days? Well, Lalima, I think I would say that we should not read too much into the index level, because as you have seen, it has fluctuated very widely in the course of 2022, and it's expected to remain so. Because as you keep raising interest rates across the world, what you're going to have is you're going to find various organizations actually revising economic growth rates. So every time those headlines come, markets will start reacting, and there will be more moderation, less upbeat sort of outlook. So that moderation is going to go through. So markets will keep reacting to that. Sometimes when they feel relieved, it will go up. Sometimes they're not feeling good, it will come down. So it's going to happen like that. But yes, comparatively, compared to others, we are obviously in a far better space. But of course, for our level of aspiration that we have, where we want 8% plus annual growth rate for GDP, that is, it will obviously not be enough, and we will probably need to look for smart ways by which we can keep boosting growth, even in this whole overall global backdrop of declining sort of economic growth and economic growth rates, etc. तो उदय जी, आपने जैसे कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी चैलेंजेस है अभी, ऐसे में अगर हम भारत के जीडीपी ग्रोथ की बात करें, कल जो फिगर्स आए उसमें कुछ जो डेटा पॉइंट्स है, प्राइवेट कंजम्पशन में 26% से अधिक का उछाल एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 34.7% ग्रोथ, विच इज बीइंग सेड हाईएस्ट इन 10 years. ये आपको लगता है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सरकार के जो एफर्ट्स थे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के, उसके रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, और शायद इस वजह से भी हमारी जो पोजीशन है वो बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले कंपैरेटिव लेवल पे बेटर है? देखिए, वो एक बात तो ये रुझान आने शुरू हुए कि जो एक लेवरेजिंग था, जो लोगों कंपनीज के ऊपर जो डेट का कर्जे का जो बोझ था, वो डी लेवरेजिंग तो हुई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब उसके वजह से जितनी आप डी लेवरेज हो जाएंगे, मतलब कर्जों का बोझ आपको कम हो जाएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं. फिर आप देखते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट करके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. तो वो वाला जो हिसाब किताब है वो दिखना शुरू हुआ है. अब ये कहना मुश्किल है कि क्या बहुत वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है कि एक जगह में ये एक इनिशियल स्टेजेस है वगैरह वगैरह. इसमें थोड़े और डिटेल्स हैं, एनालिसिस करने की जरूरत है. पर ये जो आप बात कर रहे हैं वहां पे वो अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो दिखना शुरू हुआ है. अब सवाल ये है कि अब आने वाले डेटा पॉइंट्स में क्या ये मोमेंटम लेगा, स्पीड लेगा, ये हमें देखना बाकी है. पर हाँ, जो आप कह रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये होना चालू हुआ है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल
at some point in the recent future वहाँ पे चालू हो सकता है, ऐसा लगना शुरू हो गया. Well then, two international organizations have pegged India's GDP growth, one at 7.2%, one at 7.5%. On the other hand, we're also seeing that the farm sector has clocked 4.5% growth on a very strong harvest. We also see that we have had the highest amount of demat accounts opened in the last 1 year. How do you see the whole scenario, an overview of the Indian economy in this light? Well, Lalima, the point is going to be that, somewhere around by the end of this month, you will start to get a sense of how things have panned out as far as agriculture is concerned. And that, of course, is going to also determine rural sort of consumption, and, that will also affect the bottom lines and top lines of companies. So all that is going to pan out, and you have mentioned some data so that we will get a clearer picture out there. So that is number one. Mm-hmm. Second is commodity prices. If they start softening up, which they probably will, given the way China is shaping up, that is also an upside that's going to help us. So I think these are the things that will help our economic growth and some of the better numbers will get. उदित, अगर हम सेंसेक्स को देखें तो आज हालांकि गिरावट आई है सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, लेकिन जो व्यापक शेयर बाजार है वहां पर तेजी है. स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रेथ पॉजिटिव रही, और कल हालांकि बाजार हमारा बंद था, लेकिन परसों हमने देखा था 1600 अंकों का उछाल आया था, जबकि यूएस मार्केट्स पिछले जब से यूएस फेड चीफ की जो आई है अल्ट्रा हॉकिश संबोधन आया है फ्राइडे को, उसके बाद से वो लगातार वहां पे गिरावट आ रही है. लगभग 6% की गिरावट आ गई है. बट वी आर मोर और लेस फ्लैट. सो हमारी परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी है, और जो एफआईआईज के फिगर्स सामने आ रहे हैं कि एफआईआईज फिर मेजर बायर्स बन के उभर रहे हैं भारतीय बाजार में, आपको लगता है कि ये मोमेंटम एफआईआईज के बल पे हम आशा करते हैं कि बना रहेगा, एफआईआईज का आकर्षण हमारे बाजार की तरफ बना रहेगा? वो तो बना रहेगा, हम हमेशा रेडार में रहेंगे. पर सोनू, ऐसा भी होता है कि टैक्टिकल प्ले हो जाता है. कई बार आपको दूसरा कोई मार्केट, मान लीजिए इंडोनेशिया दिख गया या कोई और दिख गया, वो कंपैरेटिव बेसिस में बेहतर आपको नजर लगता है, तब आप एक कंट्री से, एक देश से पैसे निकाल के दूसरे देश में देते हैं. तो हम हमेशा उनके रेडार में होंगे. सो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि हम जितना भी परसेंट हम ग्रोथ रेट करें वो यूरोप या दूसरे देशों से तो बेहतर करेंगे. हम तो डी ग्रोथ में नहीं जा रहे हैं और हमारा बड़ा हेल्दी ग्रोथ है, तो हमें वो पॉजिटिव जो है असर होता रहेगा. प्लस अगर हम जो हमारी करेंसी का जो सिचुएशन है, रुपए की जो वैल्यू है, उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश पाते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकें, उसमें वॉलेटिलिटी उतनी ना हो, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं, क्योंकि तेल के दाम के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है. तो वो उसके अगर उसके ऊपर कंट्रोल हो, मुद्रास्फीति के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो, तो आप पाएंगे कि हमारे रिजल्ट और भी बेहतर आएंगे, क्योंकि तब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं हमें और फेवरेबल लाइट में देखेंगे. Yes, so then you talked about the rupee. Indeed, rupee is on a weak footing at the moment. And there's one term which we use very often these days, that is imported inflation. The fact that India is 85% dependent on imports to meet its crude oil needs and 50% for its gas requirement. On the other hand, we also have elevated retail inflation at 6.7%. Can these two factors play spoil sport for the Indian economy? Absolutely, they can, but the sense right now, Lalima, is that people are looking, people are saying, experts are saying that probably the inflation has peaked at some point, right? Mm-hmm. Now, if it remains stubborn at a higher level, then there isn't much you can do. You can slowly work towards it. Obviously, RBI is going to be raising rates. Still, it brings it to that zone of comfort, 4+2%. So it will try to bring it there. But yes, they can play a spoil sport, but inflation, it seems to have peaked. That's what experts are talking about. And then, of course, some commodity prices, of course, are not getting as firmed up. They're actually softening. The prices have come down.
So those things are working in our favor. So it's the whole thing is out there. But if we can reasonably ride out the next 4, 5, 6 months, then I think we should be on a much, much better place. And we have to make sure, of course, the health situation never gets out of hand. और आपकी बहुत ब्रीफ सी टिप्पणी जो एक और मैक्रो इकोनॉमिक फिगर आज आई है कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग अगस्त के लिए 56.2 है, जुलाई में 56.4 था, सो अभी भी एक मजबूत उस पे बना हुआ है 56 के ऊपर. आपको लगता है कि ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद डिमांड पिकअप हो रही है और आप जो भी बात कर रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कम हो रही है? डेफिनेटली एक्सपेंशन दिखाता है, 50 के ऊपर तो एक्सपेंशन दिखाता है और 56 तो बहुत ही अच्छा फिगर है. और क्योंकि मंथ ऑन मंथ चल रहा है तो ये बहुत ही इंकरेजिंग है. इनफैक्ट ये जितने भी आपने आंकड़े पीछे होता है वो तो मतलब बैकवर्ड लुकिंग है, ये तो फॉरवर्ड लुकिंग. तो ये इसमें ये बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है, उत्साहजनक है. और ये हमारी ये अगर आप उम्मीद अगर की जा सकती है तो इन आंकड़ों से काफी उम्मीद की जा सकती है. बात अभी हुई थी रुपए की, तो बता दें कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 56 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.46% की बढ़त से 109.20 पर था. और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अमरीकी शेयर बाजारों में कल रात आई गिरावट के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी आज गिरावट का रुख रहा. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2.3% और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% का भारी नुकसान दर्ज हुआ. जापान के निक्केई सूचकांक में 1.5% की गिरावट रही और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% के नुकसान पर बंद हुआ. हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई. यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मंदी का रुख था. लंदन का फुटसी 1.2% के नुकसान पर था. फ्रांस के कैक में 1.1% और जर्मनी के डैक्स में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई. चीन पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे. चीन में न सिर्फ कोविड कर्व्स की बात हो रही है, पावर कट्स की भी बात हो रही है. कितना डीप आपको लगता है कि क्राइसिस है और उसका इम्प्लीकेशंस बाकी देशों के लिए, भारत के लिए क्या हो सकते हैं? To add to what Sonu is saying, China is also going through a very bad drought. Right. Oh, absolutely. The power cuts are originating from the drought. We have seen how those rivers have dried up, their largest rivers. So that is impacting their production, manufacturing. That is affecting their large cities. It's already impacted their employment situation, especially the employment for the youth in the 18 to 24 kind of bracket. So it is not looking good. You know, their government had penciled a target of 5.5%. It's already, people are already estimates have gone down below 3%. It's the second largest economy. It's a key supplier. It's not good news for China. It's not good news for the world because in our case, we do a lot of trade with China. We are dependent on them for inputs. So it is not great news for us. Yes, one of the silver linings could be that we could try and emerge as an alternate base for manufacturing. In some cases, people are pointing that in one or two or maybe a few more cases has happened. But overall, if you look at it in terms of the overall picture, it's not great news because if two of the largest engines of growth, global growth, are not going to be doing well economically in the next many months, that surely cannot be great news for a country like ours, which is linked to the global economy. So China +1 might become China +2. We would be only, हम लोग उसी में इंटरेस्टेड होंगे अगर हमें बेनिफिट होता है, जो कि शुरू हो गया है. पर अगर हम इसको इस चैलेंजिंग सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों को दिलचस्पी आ जाती है कि हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारे डोमेस्टिक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स डेवलप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि हम पार्ट ऑफ द ग्लोबल चेन बने. ये 60 के दशक वाला कमांडिंग हाइट्स एंड इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट वाली चीजें ना करें की बात हम नहीं कर रहे हैं. जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबली हम एक सप्लाई चेन, एक ग्लोबल मार्केट में हम अपने उत्पादन को बेच सकें.
Well, let's hope that China going through its own problems may mean advantage India, assuming that people will invest in India, also considering the fact, Sonu, that we are now an electricity surplus country. Absolutely. And totally electrified. That may help in production and manufacture. Let's move on. U.S. stocks ended the month with their fourth straight daily decline yesterday. The U.S. share indices witnessed weakest August performance in 7 years as worries about aggressive interest rate hikes from the Federal Reserve persist. The Dow Jones Industrial Average Index lost 0.9%. The S&P 500 fell 0.8% and the Nasdaq Composite slipped 0.6% each. क्या कहेंगे आप जो एक स्टैंड लिया है यूएस फेड ने कि वो इन्फ्लेशन को बहुत कड़े वे में फाइट करना चाहते हैं, उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को, लॉन्ग रन में आपको नहीं लगता कि वही एक रिजल्ट चाहते भी हैं सब? नहीं, वो तो चाहते तो हैं, बट स्टॉक मार्केट जो है वो दूसरी तरीके से देखेगा, वो देखेगा कि उसका पेन कहाँ पे होगा. स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म फायदे नहीं देखता है, वो देखता है किसके पास कैश है, कहाँ पे फ्री कैश फ्लोज है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी है. अगर कोई कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है और फ्यूचर में बहुत आगे जाके R&D कर रहा है और बहुत आगे जाके कैश कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, स्टॉक मार्केट उसको तवज्जो उतनी नहीं देती जितनी अगर फॉरेन आपके कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इवेंचुअली तो ये तो करना ही है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना ही है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक टैक्स बनता है और कमजोर तबकों के लिए बहुत दर्दनाक है. पर प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो मार्केट लिंक्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे उसके रिएक्शंस फेवरेबल नहीं होते हैं. And briefly, Udayan, if you may respond to this, the Fed rate hikes have narrowed the difference between the interest rates of India and the US. Does it put India in a bit of a dock? Yeah, I mean, every time they're going to raise the rates out there. See, it's the number one investment destination of the world, and it is seen as a lower risk destination. So every time a lower risk destination is going to pay, typically lower risk destinations pay less because of their lower risk. Now, when lower risk destinations are going to pay more, naturally there will be a set of people and a set of investments or set of chunk of money that will go to such investments. Right. So this disturbance will keep happening. And now let's take a look at oil. Brent crude oil price today fell around 1.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $94.10 per barrel, while WTI crude prices were at $88.15 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 290 रुपए की गिरावट से 50,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 835 रुपए सस्ती होकर 51,725 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में कमजोरी के साथ $1,712 प्रति आउंस पर था. चांदी भी कमजोर होकर $17.60 प्रति आउंस पर थी. $94 के करीब आ गया है ब्रेंट क्रूड. आपको लगता है कि अभी शायद डाउनवर्ड फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करेंगे प्राइसेस पर? बिल्कुल ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, और इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि कुछ सुर्खियां आ रही हैं कि ओपेक इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी कि वो सप्लाई को कट करेंगे. तो जैसे ही वो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, हो सकता है कि ओपेक सप्लाई को लेके कुछ कर दे. तो आपको क्या लगता है ओपेक किस इक्विलिब्रियम प्राइस को कर रहा है? देखिए, वो ओपेक उसको 85 या हाई 80 से नीचे जाने नहीं देगा, तो उसमें उनको फायदा है. और हमें जो चाहिए वो 75 के आसपास चाहिए. तो हमें क्लेवर जो सोर्सिंग हम कर रहे हैं उससे हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उस स्तर को पाएं. समय समाप्त हो रहा है, तो चर्चा को भी यही विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन. धन्यवाद. All right, and friends, before we close, here's a reminder of the headlines. GST collection increases to 1,43,000 crore rupees for August. Sensex and Nifty decline more than 1%. Rupee weakens 10 paise against the US dollar, and Brent crude price falls to trade around $94 per barrel. And it's time for us to bid adieu. This is Lalema Aneja Dang and my co-anchor Sonu Sood saying namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.